हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर को एक्सप्लोर करते हुए ये हमारी चौथी वीडियो है। दोस्तों, हमने पेपर के पहले 30 क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया है। अगर आपने पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक देख सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले क्वेश्चंस की वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास था द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। दोस्तों, इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन थे, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारे पास सबसे पहला था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका राइट आंसर बनता है। दोस्तों, हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन है, मैचिंग्स थे जिसको हमने थिंकर्स के वर्क के साथ मैच करना था, जिसमें हमारे पास जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल बरानी था। इसमें दोस्तों हमारे पास राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण की बुक में के बारे में भी पता होता तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से ढूंढ सकते थे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास इन राइटर्स की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हम उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले है जयप्रकाश नारायण की वाई सोशलिज्म बुक हमने इस क्वेश्चन में देखी, लेकिन उसकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। सेकंड है राम मनोहर लोहिया की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं द कास्ट सिस्टम जो कि 1964 में लिखी गई थी, और फॉरेन पॉलिसी जो कि 1963 में लिखी गई थी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन 1970s, मार्क्स गांधी सोशलिज्म 1963, व्हील ऑफ हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है 1955 में लिखी गई थी। तो दोस्तों, हमारे पास थर्ड था मोहम्मद इकबाल की किताब है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। इसके अलावा हमारे पास जियाउद्दीन बरानी था जिसकी बुक है फताओ आई जलंधरी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें करेक्ट को ढूंढना था। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्लेटो के बारे में था। सबसे पहले था कि प्लेटो लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज़ देन राइट्स। प्लेटो क्या राइट्स को ज़्यादा महत्व देते थे ड्यूटीज़ के अलावा, ड्यूटीज़ पर ज़्यादा महत्व देते थे राइट्स के पर देने के सिवाय। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता था ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमारे पास था कि प्लेटो ड्यूटीज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे राइट्स के अलावा। और सेकंड था कि उसका आइडल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आइडिया नहीं था, वो रियलिटी नहीं था, वो एक आइडिया था। दोस्तों, इसके अलावा हम प्लेटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लेटो का टाइम पीरियड क्या था। प्लेटो का टाइम पीरियड 427 से 347 BC तक था। तो दोस्तों, प्लेटो के वर्क्स में हमारे पास है द रिपब्लिक जो कि 375 BC में लिखी गई थी, स्टेट्समैन था और लॉज थी। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें हमारे पास था कि कौन सा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन नहीं है। इसमें हमारे पास ऑप्शन थे सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और रूल एडजुडिकेशन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, रूल एडजुडिकेशन, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है। रूल को बनाना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है, वो रूलिंग पार्टी का काम होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्वेश्चन में हमारे पास मैचिंग्स थे जिसको हमने मॉडर्नाइजेशन के जो स्कूल हैं उनको उनके थिंकर्स के साथ मैच करना था। दोस्तों, इसमें हमारे पास राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों,
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर था वो सीक्वेंस में ही था, वो एज इट इज़ हमने टिक करना था। दोस्तों इसमें हमारे पास था जैसे साइकोलॉजिकल स्कूल डेनियल लर्नर का ही है, नॉर्मेटिव स्कूल महात्मा गांधी का है, और स्ट्रक्चरल स्कूल G.A. आलमंड का है, क्योंकि G.A. आलमंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी देते हैं। और टेक्नोलॉजिकल स्कूल जो है वो डेविड एप्टर का था। तो दोस्तों हम इसके अलावा इन राइटर्स की बुक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है डेनियल लर्नर की किताब थी द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसका पूरा नाम था मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट 1958। इसके अलावा हमारे पास थे महात्मा गांधी की बुक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मानी जाती है वो है उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि 1927 में लिखी गई थी। इसके अलावा हमारे पास है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, जो कि 1909 में लिखी गई थी। इसके अलावा गांधी की थर्ड इम्पॉर्टेंट बुक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 1928 में लिखी गई थी। इसके अलावा हमारे पास है G.A. आलमंड की किताब है द सिविक कल्चर 1963, जो कि दोस्तों उन्होंने सिडनी और वर्बा के साथ लिखी गई थी। हमने पहली वीडियो में भी इस G.A. आलमंड की किताबों के बारे में देखा था। इसके अलावा उसकी सेकंड बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 1966। दोस्तों G.A. आलमंड की सभी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड उसकी किताब थी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960s, जो कि उसने कोलमैन के साथ लिखी थी। इसके अलावा थी द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस 1963, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा हमारे पास थे इस क्वेश्चन में डेविड एप्टर की किताब द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 1965 में, और आइडियोलॉजी एंड डिसकंटेंट, जो कि 1964 में लिखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पर, जिसमें हमारे पास था कि ग्राम सभा की फॉर्मेशन किस आर्टिकल में दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो था आर्टिकल 243A, जिसमें हमारे पास ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट 3 आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या है, आर्टिकल 243B में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स, आर्टिकल 243C में है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत्स, आर्टिकल 243D में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत्स। तो दोस्तों इससे बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन 37 पर। इसमें हमारे पास था कि विच आर द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आने वाले इन जो पिछले कई 2-3 पेपर थे उसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास कई सारे थीम हैं, जिसमें हमारे पास राइट आंसर था ऑप्शन नंबर B। दोस्तों ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है जो 1980s के एरा में लिखी गई थी, जो 1980s के एरा में आती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं कि इसके थीम क्या क्या थे। सबसे पहला था कि अडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। सेकंड था इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। थर्ड था परफॉर्मेंस टारगेट्स। ये दोस्तों हमारा राइट आंसर बनता है। इसके अलावा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्वेश्चन था अर्थशास्त्र इज नोन एज, अर्थशास्त्र को हम और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम सभी को पता है कि नीति शास्त्र को हम अर्थशास्त्र के तौर पर जानते हैं। तो इसके अलावा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास था कि नेम ऑफ द एडिटर ऑफ बुक, ये वाली बुक किस राइटर ने एडिट की है। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनब्रुक वाली किताब, मिनब्रुक से आप याद रख सकते हैं कि इसका राइट आंसर था फ्रैंक मेरेनी की किताब है। दोस्तों इसके फ्रैंक मेरेनी के अलावा हमारे पास जो 3 और राइटर्स हैं हम उनकी किताबों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला है जेम्स चार्ल्स वर्थ, इसकी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट प्स्यूडोग्राफा, जो कि 1983 में लिखी गई थी। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है C, जो कि W.F. विलोबी की हमारे पास किताब है जो
वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 1927 में लिखी गई थी। दोस्तों इसका पूरा नाम भी आ जाता है और इसका शॉर्ट में नेम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछ लिया जाता है, और इसका ईयर याद रखना 1927। इसके अलावा हमारे पास डी ऑप्शन था फ्रैंक जे गुडनॉव की किताब थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 19 में लिखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ। ये किसने बोला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास अरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर एंड वेल्थ, ऑनर और वेल्थ के साथ ये कंसर्न करता था, इसके बारे में बोला था। तो दोस्तों ये थे हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।